तो शुरू करते हैं अब। तो अभी हमने इससे पहली वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमारे इरेक्ट पोस्चर की वजह से एनिमल किंगडम में हमको सुपीरियरिटी मिली, किस तरीके से ग्रिप डेवलप हुई, किस तरीके से इरेक्ट पोस्चर की वजह से हमारे जो फोर लिम्ब थे वो फ्री हो सके मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए, प्रिसीजन ग्रिप के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिली वो किसकी वजह से मिली, हमारे इरेक्ट पोस्चर की वजह से। और हमारे हाइंड लिम्ब पर आया टोटल स्टेबिलिटी का फैक्टर। तो एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी व्हाट वी गेट मोबिलिटी। ओके, तो अपना अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब। तो पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब की जब हम बात करेंगे, फॉर द डेस्क्रिप्टिव पर्पस, फॉर द डिस्क्रिप्शन, अगर हमें डिस्क्राइब करना है अपर लिम्ब को, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम अपर लिम्ब को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट है शोल्डर, सेकंड पार्ट है आर्म, थर्ड है फोर आर्म और फोर्थ है हैंड। शोल्डर के बाद हमारा आर्म को हम ब्रैकियम भी बोलते हैं, फोर आर्म को हम एंटी ब्रैकियम भी बोलते हैं, और हैंड। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन पर्पस के लिए हम इसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। ये आपका कौन सी बोन है? ये है आपका स्कैपुला और ये है क्लेविकल। ठीक है, ये आपकी बन गई कौन सी? शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल में ये आपका कौन सा हेड है? हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ जॉइंट बनाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, या जिसको हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला कनेक्ट विद द क्लेविकल, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट वाला, जिस कॉम्प्लेक्स में आपकी 3 बोन आती हैं, ह्यूमरस का हेड, क्लेविकल और स्कैपुला, ये सब मिलकर बनाता है आपका शोल्डर। क्या बनाता है? शोल्डर रीजन। शोल्डर रीजन में क्या क्या आएगा ये भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप समझिए, इसके बाद इस शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक, ठीक है, शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं आर्म। ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम ब्रैकियम। जैसा अभी बताया था मैंने, आर्म भी बोलते हैं, ब्रैकियम भी बोलते हैं। इसके बाद शोल्डर जॉइंट से लेकर रिस्ट तक जो पोर्शन है हैंड का, उसको, जो अपर लिम्ब का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं फोर आर्म या एंटी ब्रैकियम। तो यहाँ पे 3 जॉइंट आ जाते हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। तो जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स है उसके और एल्बो जॉइंट के बीच में जो पोर्शन है आर्म, उसको हम बोलते हैं फोर आर्म। एल्बो और शोल्डर के जॉइंट के बीच में जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं आर्म। और रिस्ट जॉइंट से आगे वाले जो पोर्शन है, जहां फिंगर्स होती है, सारी पाम होती है, हमारी हथेली होती है, जिससे ज्यादा उंगलियां होती हैं, इससे आगे के सारे पोर्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर हैंड। हम जनरली लेमन टर्म में पूरे इसको हैंड बोल देते हैं, लेकिन हैंड एक्चुअल में होता है सिर्फ इतना पोर्शन हैंड है। ठीक है, ये फोर आर्म है, ये आर्म है, ये शोल्डर रीजन है, शोल्डर गर्डल। तो शोल्डर गर्डल में 3 पोर्शन होते हैं, फ्रंट पोर्शन, लेटरल पोर्शन और आपका बैक पोर्शन। चलिए इसको अब डिटेल में देखते हैं। पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, चैप्टर्स भी हम आगे इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। पहले हम शोल्डर गर्डल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आर्म के बारे में पढ़ेंगे, फोर आर्म के बारे में पढ़ेंगे, देन रिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन फिंगर्स के बारे में। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 4 रीजन में हमने इसको डिवाइड किया। अब हमारा पहला रीजन आता है शोल्डर रीजन। देखिए, आप इस क्लिप में देख सकते हैं, ये साहब कितने अच्छे से बता रहे हैं। ये शोल्डर रीजन, ठीक है। शोल्डर रीजन इंक्लूड्स 3 रीजन इसमें इंक्लूड होते हैं। एक होता है एक्सिला, जिसको आर्मपिट भी बोलते हैं, स्कैपुलर रीजन, जिसको बैक या शोल्डर ब्लेड भी बोला जाता है। ठीक है, स्कैपुलर रीजन को क्या बोला जाता है? स्कैपुलर रीजन को बैक ऑफ अपर शोल्डर। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट रीजन है उसका नाम है शोल्डर रीजन। ठीक है, शोल्डर रीजन में क्या क्या आता है बेटा? आपका शोल्डर रीजन में आपका आता है एक्सिला,
या स्कैपुलर रीजन, द पार्ट अराउंड द स्कैपुला, या जिसको बैक पोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक है फ्रंट पोर्शन, दैट इज पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन इन केस ऑफ फीमेल, ब्रेस्ट और चेस्ट इन केस ऑफ मेल ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट एरिया। तो ये 3 रीजन में शोल्डर एरिया को बांटा जाता है। ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ना, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, इसका सामने वाला पोर्शन स्टर्नम इसका सेंटर है, ठीक है, स्टर्नम इसका सेंटर है। ये सामने वाला रीजन इसको पेक्टोरल रीजन, इसके नीचे लेटरल रीजन दैट इज एक्सिला। मैं इसको बना के दिखा देता हूं आपको। तो ये जो रीजन है मिड लाइन के इस पोर्शन वाला रीजन, ठीक है। तो ये जो रीजन है हैंड के अंदर वाला, इसको बोलते हैं एक्सिला। इस चेस्ट के सामने वाले पोर्शन को बोलते हैं पेक्टोरल रीजन। और अगर ये मैं मान लूं ये बैक है और ये स्कैपुला है, तो ये जो एरिया है ये है बैक साइड का, है ना। ये फ्रंट साइड है इस इंसान की और ये बैक साइड है। इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो बैक साइड में मुझे क्या दिख रहा है, स्कैपुला दिख रहा है। ये स्कैपुला है, तो स्कैपुलर साइड से मैं जब देखूंगा इस शोल्डर कॉम्प्लेक्स को, तो वो आ जाएगा अपना शोल्डर ब्लेड या स्कैपुलर रीजन। इसके लेटरल एंड इस तरफ से देखूंगा मैं, यहाँ अगर आई होगी और यहाँ से देखूंगा हाथ को अपराइट करने पर, ऐसे देखने में, तो ये जो साइड आपको दिखाई देगी ये एक्सिला है। पीछे वाली साइड जो है दैट इज स्कैपुलर रीजन, और जो फ्रंट वाला जो चेस्ट वाला पोर्शन है इट इज पेक्टोरल रीजन। तो ये 3 रीजन है इसके अंदर, ये आप ध्यान रखिए। द बोन्स ऑफ द शोल्डर रीजन्स आर द क्लेविकल और कॉलर बोन, द स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शोल्डर रीजन में 2 शोल्डर गर्डल बोल दीजिए, शोल्डर रीजन बोल दीजिए, यहाँ पे 2 बोन मेन है। एक है आपका स्कैपुला और दूसरी है क्लेविकल। They articulate with each other at the acromioclavicular joint and forms the shoulder girdle। यहां पर आप देखिए, आपको याद होगा ये इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में ये जो जॉइंट बन रहा है ये क्लेविकल है, और ये एक्रोमियन प्रोसेस है किसकी, स्कैपुला की। तो दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसका नाम क्या है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इसी को हम बोलते हैं शोल्डर गर्डल, ठीक है, इस जॉइंट को, क्योंकि इसी की वजह से इसका वेट ट्रांसफर हुआ। ये कहां पर अटैच होगा, सामने, यहाँ पर कौन सी बोन होगी, स्टर्नम, एक्सियल स्केलेटन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 3 रीजन हो गए। तो शोल्डर रीजन को जब हम पढ़ेंगे तो 3 अलग अलग चैप्टर से पढ़ेंगे। एक्सिला नाम से अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा, स्कैपुला बैक ऑफ द शोल्डर रीजन के नाम से अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा, और पेक्टोरल रीजन के नाम से एक अलग चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 2 बोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बोन्स का सारा चैप्टर हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है ऑस्टियोलॉजी ऑफ अपर लिम्ब में। तो वहां पर क्लेविकल की डिटेल पढ़ाई जाती है और स्कैपुला की डिटेल भी वहीं पढ़ेंगे। और जॉइंट जो है वो जॉइंट वाले चैप्टर में आ जाएगा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। द शोल्डर गर्डल articulate with the rest of the skeletal of the body only at a small sternoclavicular joint। ये मैंने आपको बताया ही था कि एक छोटा सा sternoclavicular joint होता है, उसके थ्रू ये पूरा का पूरा आपका जो अपर लिम्ब है वो अटैच रहता है किसके साथ, एक्सियल स्केलेटल के साथ। तो ये आपके जब हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो ये कम से कम 3 या 4 चैप्टर की डिटेल होगी। आगे जो हमारी वीडियोस आएंगी 3 या 4 चैप्टर में, तो इन सारी बातों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है चैप्टर का, इसीलिए इंट्रोडक्शन में ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। तो शोल्डर रीजन हो गया। शोल्डर रीजन के बाद हमारा अगला रीजन है आर्म। तो आर्म हमारी कहाँ से कहाँ तक आती है, ये देखिए, ये यहाँ पर क्लेविकल सामने की तरफ देखी जा रही है, और यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला। यानी ये कौन सा पोर्शन है, ये ह्यूमन बीइंग का एंटीरियर पोर्शन है, सामने का हिस्सा दिखाया जा रहा है डायग्राम में, और ये बैक साइड से दिखाया जा रहा है पोस्टीरियर, ठीक है, पीछे का हिस्सा दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं दैट इज आर्म।
आर्म इज द पार्ट ऑफ अपर लिम्ब बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो और क्यूबाइटस। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ना क्यूबाइटल फोसा, तो क्यूबाइटस रीजन बोलते हैं, और एल्बो रीजन। द बोन ऑफ द आर्म इज ह्यूमरस which articulate with the scapula at the shoulder joint and upper end of the radius and the ulna of elbow joint। तो इस पोर्शन को, मैं जितने पोर्शन को कलर कर रहा हूं, इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्म बोलते हैं। और इस आर्म का क्या है? अपर पॉइंट कौन सा है? शोल्डर जॉइंट, और लोअर पॉइंट कौन सा है? एल्बो जॉइंट। तो इन दो जॉइंट्स के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं आर्म। इसके बाद आता है फोर आर्म। फोर आर्म क्या है? एल्बो जॉइंट से लेकर रिस्ट जॉइंट के बीच का जो एरिया है। देखते हैं, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं। ये है हमारा फोर आर्म, ठीक है। तो फोर आर्म में क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट। हमें देखकर पता चल रहा है। द बोन्स ऑफ द फोर आर्म आर रेडियस एंड अल्ना, ये यहाँ की बोन है इस रीजन की। These bones articulate with the humerus at the elbow joint and each other forming the radioulnar joint। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यही वो जॉइंट है जिसकी वजह से हमारे फोर आर्म को एक वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट मिला, रेडियोअल्नर जॉइंट की वजह से। रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट है जो रोटेशनल मूवमेंट होता है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, तो वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि आर्म में क्या क्या है, कौन सी बोन है, इसकी ऑस्टियोलॉजी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और फोर आर्म में क्या क्या होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हैंड, या इसको बोलते हैं मैनस, मैनुस भी बोलते हैं इसको। फॉलोइंग ऑफ थ्री पार्ट्स, ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है ये पूरा हैंड। यहाँ से आता है जो दिखाया गया डायग्राम उतना। एक होता है रिस्ट, रिस्ट को हम बोलते हैं कार्पस। एक होता है हैंड प्रॉपर जिसको बोलते हैं मेटाकार्पस, यानी ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया मेटाकार्पस। एंड डिजिट्स जिसमें थंब और फिंगर्स इंक्लूड होते हैं। तो हैंड बेसिकली, वैसे तो कहते हैं हमारे हैंड में ये प्रॉब्लम, ये हैंड नहीं है, ये आर्म है, ये फोर आर्म है। अब बोलना सीखिए, एनाटॉमी की भाषा में बोलना सीखिए। अब पूरे को हैंड मत बोलिए, ये हैंड है, याद रखिए ये हैंड है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं रिस्ट। रिस्ट में क्या क्या है? रिस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 कार्पल बोन्स, 8 कार्पल बोन्स अरेंज इन 2 rows, each consist of 4 bones। The carpal bones articulate with each other at intercarpal joint, ठीक है। आपस में जो जुड़ी रहेंगी, ये 8 कार्पल बोन है, साफ साफ पता चल रहा है, जो 2 लाइन में अरेंज है। पहली लाइन में 4 होती है और दूसरी लाइन में 4 होती है, ठीक है। इनमें आपस में जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं इंटरकार्पल। इंटर माने बिटवीन द कार्पल, ठीक है। प्रोक्सिमली विद रेडियस फॉर्मिंग द रेडियोकार्पल जॉइंट एट रिस्ट जॉइंट, ठीक है। तो जो रेडियोकार्पल जॉइंट, जिसको हम जनरली किस नाम से बुलाते हैं? रिस्ट जॉइंट के नाम से बुलाते हैं। वो बेसिकली होता क्या है? रेडियोकार्पल जॉइंट। कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि क्या अल्ना के साथ कोई जॉइंट बनाता है रिस्ट पे? नहीं, बच्चे भूल जाते हैं, सोचते हैं रेडियो अल्ना नहीं। क्या याद रखना, रिस्ट जॉइंट हमेशा किसका होता है? रेडियस बोन की तरफ से होता है, ना कि अल्ना की वजह से, ठीक है। लेकिन एल्बो पर मेन रोल किसका रहता है? अल्ना का, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना आपको। तो रेडियोकार्पल जॉइंट जिसको रिस्ट जॉइंट भी बोला जाता है, और डिस्टली विद द मेटाकार्पल बोन एट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। तो देखिए 3 तरीके के जॉइंट इस छोटे से पोर्शन में मिल रहे हैं आपको। यहां पर देखिए, ये है प्रोक्सिमल कार्पल, प्रोक्सिमल कार्पल्स, ये जो रो है, यहां पर एक बोन पीछे की तरफ है, ठीक है। ये अभी के यहाँ 3 दिखे, लेकिन होती 4 हैं, ये, ठीक है। ये प्रोक्सिमल रो है, और ये 1 2 3 4, ये है डिस्टल कार्पल। अब इनमें आपस में जो जॉइंट होगा, ये जो जॉइंट है ब्लू कलर से जो मैंने बनाया, ये है इंटरकार्पल जॉइंट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हैंड प्रॉपर की। हैंड प्रॉपर में कौन आ जाता है? आपका इतना पोर्शन जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, जिसमें आपके क्या आ जाता है? मेटाकार्पल, 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 ठीक है।
तो ये मेटाकार्पल का जो कार्पल के साथ जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये जो हमारा बना था डिस्टली, ठीक है, डिस्टली क्या बना ये कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, किसका, कार्पल्स का। प्रोक्सिमली किसके साथ बना, रेडियस के साथ बना, ठीक है, रेडियस के साथ प्रोक्सिमली बना, है ना। ये अल्ना है और ये रेडियस है, और आपस में कैसे बना, इंटरकार्पल, ठीक है। और ये सब क्या है, ये है हमारी डिजिट्स। तो यहां पर रेडियो कार्पल जॉइंट साफ साफ दिख रहा है, देखिए मैक्सिमम कौन सा एरिया कवर हो रहा है, ये रेडियो कार्पल जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिस्ट का एक्सप्लेनेशन। अब आगे हम देखेंगे हैंड प्रॉपर। हैंड प्रॉपर कंसिस्ट ऑफ फाइव मेटाकार्पल्स बोन numbered 1 to 5 from lateral to medial side in anatomical position। तो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ये हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, है ना, पाम फेसिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर रेडियल लेटरल एंड कौन सा हो गया, ये वाला भाग, यानी थंब जिस तरफ है वो क्या है, लेटरल एंड, और ये स्मॉल फिंगर जिस तरफ है वो क्या है, मीडियल एंड। तो सिंपल सा याद रखना है कि मेटाकार्पल की जो काउंटिंग होगी वो कैसे होगी, लेटरल टू मीडियल, यानी थंब से शुरुआत करेंगे, थंब की साइड से, और लिटिल फिंगर की तरफ जाएंगे। दे आर्टिकुलेट प्रोक्सिमली विद द डिस्टल लो ऑफ कार्पल बोन फॉर्मिंग कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। जैसा अभी पहली वीडियो में भी हमने पिछले पेज पर हमने देखा था कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट कैसे बनना था, विद ईच अदर फॉर्मिंग इंटर मेटाकार्पल जॉइंट ऑल्सो एंड डिस्टली विद द प्रोक्सिमल फैलेंजेस फॉर्मिंग मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। देखिए यहाँ भी कितने सारे जॉइंट है, देख लेते हैं जरा। ये जॉइंट कौन सा है, पर्पल कलर के साथ जो येलो वाला क्या है, मेटाकार्पल। तो ये जो जॉइंट है ये कौन सा है बेटा, ये है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। और ये आपस में जो बना रहे हैं ये कौन सा जॉइंट बनेगा, ये बनेगा इंटरकार्पल जॉइंट। और ये कौन सी फिंगर्स है, ग्रीन कलर से शुरुआत हो रही, प्रोक्सिमल, मिडिल, डिस्टल, डिस्टल मिडिल प्रॉक्सिमल, डिस्टल मिडिल प्रॉक्सिमल। तो ये प्रॉक्सिमल रो के साथ जो अटैचमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं हम मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो इसमें ये आपके हमें इनकी डिटेल स्टडी पढ़नी है। यहां तक क्लियर हुआ हैंड प्रॉपर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिजिट्स। डिजिट्स आर 5 इन नंबर, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5 फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। हमेशा याद रखिए सुपाइन पोजीशन में थंब बाहर की तरफ होगा, थंब से शुरुआत करेंगे काउंटिंग की, लेटरल टू मीडियल। क्लियर है। द फर्स्ट डिजिट इज कॉल्ड थंब, मैंने बताया ना फर्स्ट डिजिट इज कॉल्ड थंब। तो यहां पर ये क्या है, थंब, फर्स्ट डिजिट इज कॉल्ड थंब। एंड रिमेनिंग 4 डिजिट्स आर कॉल्ड फिंगर्स। इन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं फिंगर्स, और इसको बोलते हैं हम थंब। क्लियर। ईच डिजिट इज सपोर्टेड बाय 3 शॉर्ट लॉन्ग बोन्स, द phalanges एक्सेप्ट थंब विच इज सपोर्टेड बाय 2 phalanges। हर एक में 3 है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। थंब में 2 हैं और बाकी फिंगर्स में कितनी है, 3 शॉर्ट लॉन्ग बोन। ये देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग बोन है तो ये शॉर्ट बोन, लेकिन इसका शेप कैसा है, लॉन्ग, इसीलिए क्या बोला जाता है, शॉर्ट लॉन्ग बोन। ठीक है। phalanges फॉर्म मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। क्या फॉर्म करते हैं, phalanges मेटाकार्पस के साथ जुड़ते हैं, प्रोक्सिमल वाले, कौन से वाले, प्रोक्सिमल, डिस्टल नहीं प्रोक्सिमल, उनको क्या बोलते हैं, फॉर्म्स मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स with metacarpals and interphalangeal joints with one another। तो आपस में कौन सा जॉइंट बनाएंगे, यहां पर इंटरफैलेंजियल जॉइंट, आपस में बनाएंगे इंटरफैलेंजियल जॉइंट, और यहां पे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। यहां पे क्या है, मेटाकार्पो MCP, और यहां पे कौन सा जॉइंट बनेगा, IP। ठीक है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट। The first carpo-metacarpal joint has separate
joint cavity, hence movement of thumb are much more free than that of any other digit. तो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, तो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट कौन सा होगा? फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट कौन सा होगा बेटा? ये वाला। ये कौन सा है? थंब में मेटाकार्पल है ये, और ये कार्पल है। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, सीएमसी जॉइंट जो होगा यहाँ पर, ये स्पेशल अपनी अलग से एक कैविटी फॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसको एक फ्री मूवमेंट मिलता है इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से इन कंपैरिजन टू 4 फिंगर्स। तो ये पॉइंट याद करना है। फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है सेपरेट जॉइंट कैविटी, सेपरेट जॉइंट कैविटी, ये पॉइंट याद रखें। चलिए लास्ट, अब ये थंब की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं अपोजिशन, है ना। ये देखिए फिंगर और ये थंब आपस में एकदम, ये है अपोजिशन, ठीक है। और ये है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ये है रीपोजिशन। एक ही लाइन पे आ गए एक एक्सिस पे, दैट इज रीपोजिशन। और ये देखिए ये एक्सिस अलग है, ये 1 2 3, ये एक्सिस अलग हुई इनकी 1 2 3 4 5, ये क्या है? रीपोजिशन। ये जो काउंटिंग के टाइम पे करते हैं ये है अपोजिशन। काउंटिंग के टाइम पे जो करते हैं दैट इज अपोजिशन, और ये नॉर्मल टाइम पर जो पोजीशन रहती है दैट इज रीपोजिशन, ठीक है। द फंक्शनल वैल्यू ऑफ थंब इज immense. For example, in grasping, the functional value of thumb is equal to other 4 digits or fingers. किसी चीज को पकड़ने में हमारा जो थंब है वो वही रोल अदा करता है जो चारों उंगलियां मिलकर करती हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। In grasping, the functional value of thumb is equal to the 4 digits of finger. साफ साफ समझिए, किसी चीज को ग्रेस करने के, पकड़ने के लिए जो काम ये चारों करती है वो अकेला हमारा थंब करता है। जैसे आप किसी रॉड को या पेन को ऐसे पकड़ सकते हैं, तो ये देखिए ये 4 एक साथ एक डायरेक्शन में और ये एक डायरेक्शन में। तो ग्रेस्पिंग में ये थंब की बहुत ज्यादा वैल्यू है। देयरफॉर लॉस ऑफ थंब अलोन इज डिसेबलिंग एज द लॉस ऑफ ऑल फिंगर्स। तो थंब का अगर लॉस हो जाए तो ये बिल्कुल ऐसा लॉस है जैसे कि आपने हाथ की चारों उंगलियों का लॉस कर दिया हो, है ना। और इस चीज की आप पता कब करें? जब आप अपने आसपास देखिए, अगर किसी इंसान का अंगूठा नहीं है या 4 उंगलियां नहीं है, अंगूठा है, तो उसकी जो ग्रिप है या कोई भी डे टू डे एक्टिविटी है वो कितनी अफेक्ट होती है, तो वहां पता चलेगा कि थंब की कितनी ज्यादा वैल्यू है एनाटॉमिकली। और इस थंब की वजह से हमको इस स्पीशीज में यानी ह्यूमन बीइंग होने में कितना फायदा मिला है। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।